साथियों नमस्कार। आज दुनिया में जो भय की स्थिति है, ईरान, इज़राइल, यूएस सब लड़ाई में कूदे हुए हैं। हालांकि ये लड़ाई किसी भी एक व्यक्ति के फ़ायदे की नहीं है और ना ही नुकसान की। इसमें दुनिया कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कूद ही जाएगी और ये लगभग विश्व युद्ध जैसा आज महसूस हो रहा है। साथियों, इस मुद्दे को समझने के लिए आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं हर एक ऐसे मुद्दे को सिर्फ 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस और 5 जवाबों की मदद की तरफ से। साथियों, सबसे पहले समझते हैं ईरान क्या है, ईरान कैसे बना। 1979 में 1979 में एक ऐसा इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जिसके बाद यहाँ पर खेमेनाई सरकार बन गई। दैट मीन्स, कहने का मतलब है एक ऐसी सरकार जो धार्मिक हिसाब से चलने लगी, जहाँ पर धार्मिक लोग राज करने लगे, जिसे इंग्लिश में थियोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अगर 1979 में ऐसा हुआ 1979 में, तो 1979 से पहले क्या हो रहा था? 1979 से पहले ईरान में एक राजशाही परिवार काम करता था जो था पहलवी डायनेस्टी। पहलवी सल्तनत यहाँ काम करती थी, जिसमें 2 राजा अहमली काम करते थे। पहला राजा रहा था रेजा शाह पहलवी, जिन्होंने 1925 से लेकर 1941 तक शासन किया। उसके बाद आए उनके पुत्र, उनका लड़का जिसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसने 1941 से लेकर 1979 तक 1979 तक शासन किया। मोहम्मद रेजा पहलवी ने वेस्टर्न यूएस के साथ मिलकर और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान को बिल्कुल बदल दिया। ईरान में बिल्कुल वेस्ट ड्रेस पहने जाने लगी, नाइट क्लब खुल गए और ईरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। लेकिन समस्या क्या रही? समस्या रही कि वहाँ लोग धर्म से पीछे हट गए और वेस्टर्न कल्चर, पश्चिम देशों की पूरी बहार आ गई। पश्चिम देशों ने उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगी। इसी कारण एक 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद ईरान में सत्ता बदल गई और पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और पहलवी के पुत्र आज यूएस में रहते हैं। ये हुआ हमारे पहले सवाल का जवाब। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ईरान और इजराइल में लड़ाई क्यों है? क्या ईरान और इजराइल शुरू से ही दोस्त हैं या शुरू से ही दुश्मन? आइए जानते हैं। ये इजराइल जो कि यहाँ है, यह 1948 में बना। 1948 में जब इजराइल बना तो आपको जानकर शॉक्ड हो जाएंगे आप, ईरान ने ही सबसे पहले इजराइल को एक देश की पूर्ण भूमिका निभाई थी। एक देश माना था सबसे पहले ईरान ने। और ईरान में उस समय क्योंकि पहलवी काम करते थे तो पहलवी ही शासन में थे, इसलिए ईरान ने मान लिया था उस समय इजराइल को एक देश, क्योंकि पहलवी चलते थे यूएसए के हिसाब से, पहलवी चलते थे अमेरिकियों के हिसाब से, पश्चिम देशों के हिसाब से। जब से यहाँ पर 1979 में थियोक्रेसी लागू हुई, 1979 में जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जब से खेमेनाई सरकार में आए, तो उसके बाद इन्होंने इजराइल को एक इस्लाम का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया और तभी से इजराइल के साथ इनका युद्ध दस्तूर जारी है, लड़ाई जारी है। और इसका ध्येय क्या है? इनका ध्येय है कि हमें इजराइल को दुनिया से नष्ट करना है, ख़त्म करना है। अच्छा, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद कितने सुप्रीम लीडर बने? तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 2 सुप्रीम लीडर हुए, जिनमें पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन करके और पहले सुप्रीम लीडर बने थे। उसके बाद दूसरे, जिनका अभी देहांत हुआ है, अली खेमेनाई, जो दूसरे सुप्रीम लीडर बने और वो अब तक इस युद्ध तक सुप्रीम लीडर थे। हालांकि कुछ दिन पहले खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया और वो खत्म हो गए। आइए अब आए की बात, दोनों देशों में ताकतवर कौन है? तीसरा सवाल। दोनों देशों में ताकत की बात आप इससे जान सकते हैं कि हमने न्यूज़ में खूब आराम से पढ़ा कि इजराइल ने पिछले साल भर से ईरान के एक ट्रैफिक सिग्नल को हैक किया हुआ था, ईरान की एक एजेंसी को हैक किया हुआ था। तो आप जान सकते हैं इजराइल के अंदर कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। ये बात आप जानेंगे कि ईरान कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में इजराइल से बहुत पीछे है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे। क्या पावर और पैसे में भी पीछे है? जी नहीं। पावर की अगर बात करें तो ईरान इजराइल से ज़्यादा ताकतवर आप मान सकते हो, और पैसे के हिसाब से भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसके पास तेल और गैस के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऐसे रिसोर्सेज इजराइल के पास नहीं हैं। तो ईरान को डरने की बात क्यों है? क्योंकि देखो, ईरान को डरने की बात इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि इजराइल का अब्बा यहाँ बैठा हुआ है और अब्बा जब इजराइल को लगातार सपोर्ट करेगा, और अब्बा को आप जानते ही हो कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब और यूएसए पैसे का बॉस है दुनिया का, तो अब्बा जब सपोर्ट करेंगे तो पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। तो इसलिए ताकत की बात करें तो ताकत में भी इजराइल की तरफ का पल्ला आज भारी महसूस होता है, क्योंकि ईरान आज सिर्फ यहाँ नहीं, सऊदी अरब और लेबनान और यूएई और कतर सब में हमला कर चुका है। तो वो एक तरफ से अकेला पड़ गया है इस समय। चौथा सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और इसका प्रभाव दुनिया पर। देखिए, अभी एक खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, यह है भारत, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यह है आपका ईरान। अरेबियन सी और दुनिया का समुद्र, ये इस पर्शियन गल्फ से इस रास्ते से जुड़ता है। इस रास्ते को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। इस पर ईरान का पूरा कंट्रोल है।
ये ओमान देश का छोटा सा हिस्सा है और ओमान को ईरान कुछ मानता नहीं है। कहने का मतलब ईरान का इस समुद्र के रास्ते पर पूरा हक है। अगर ईरान चाहे तो इस रास्ते को बंद कर सकता है, जैसा उसने अभी कर भी दिया। बंद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बंद करने से ये फ़र्क पड़ेगा मेरे दोस्त कि 20% हिस्सा पूरी दुनिया का तेल और पूरी दुनिया की गैस का पूर्ति 20% इसी रीजन से होती है। और ये रीजन अगर बंद कर दिया तो दुनिया में तेल और गैस की कमी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। जैसे कि भारत जैसे देश जहाँ पर तेल की आपूर्ति नहीं है, वो आयात से ही तेल की आपूर्ति अपनी पूरी करते हैं, ऐसे लगभग दुनिया में 80 से 90% देश हैं जो तेल की आपूर्ति दूसरे देशों से पूरे करते हैं। और उसका भी 20 से 25% हिस्सा इस पर्शियन गल्फ से जाता है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज से जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा, चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। ईरान काम कैसे करता है और अंत में जीतेगा कौन? 5वां सवाल, ईरान काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। देखिए, ईरान के पास कुछ ग्रुप हैं। जैसे पहला ग्रुप है उसका हिजबुल्लाह ग्रुप, जो लेबनान में वर्क करता है और जो इजराइल के अपोजिशन में काम करता है। एक हिजबुल्लाह ग्रुप उसने खड़ा किया हुआ है। दूसरा ग्रुप आप बड़ी भांति जानते हैं कि अभी इजराइल की गाज़ा में लड़ाई हुई थी। ये जो गाज़ा का कोना है, यहाँ जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर गाज़ा में एक ग्रुप काम करता है, उस ग्रुप का नाम है हमास। हमास भी कहीं ना कहीं ईरान से ही कांटेक्ट है और ईरान के सपोर्ट पर ही चलता है। तीसरा, शिया मिलिटेंट। देखिए, ईरान के पास इराक वाले क्षेत्र में यहाँ पर शिया मिलिटेंट काम करते हैं। ये शिया मिलिटेंट भी ईरान के अंडर ही काम करते हैं और ये भी इजराइल के अपोजिशन में ही काम करते हैं, इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। चौथा, हौथीज़ यमन में, ये यमन देश में यहाँ पर हौथीज़ काम करते हैं इस समुद्री रास्ते को कंट्रोल करने के लिए, लूटने के लिए, और साथ साथ सऊदी अरब वाले हिस्से को, रेड सी को कंट्रोल करने के लिए ईरान यहाँ पर हौथीज़ नाम से एक संगठन को फंड करता है, सपोर्ट करता है। इस तरह से ईरान पूरे पर्शियन गल्फ वाले और आसपास के इलाके में कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करता है, जिससे वो इजराइल और आसपास के सऊदी अरब जैसे देशों की ताकत को कंट्रोल कर सके। तो प्रश्न का एक उत्तर ये है कि अभी जीतने की बात किसी की भी नहीं है, क्योंकि जीत किसी की भी पक्की नहीं है। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि वो उसकी पावर उस क्षेत्र में बनी रहे, और इजराइल ये चाहता है कि ईरान कहीं भी परमाणु बम ना डेवलप कर ले, क्योंकि परमाणु बम डेवलप करना, ईरान का परमाणु बम अगर डेवलप हो गया तो इजराइल का जो अस्तित्व है उस पर खतरा बन जाएगा। तो इसलिए ये परिस्थिति आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इजराइल जीतेगा या ईरान जीतेगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।